हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। विद्याकुलम ट्यूटोरियल में आपका वेलकम है। और जो चैप्टर है हमारा वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और आज की जो टॉपिक है वो है फोटो रेस्पायरेशन। और ये लास्ट टॉपिक है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज इस चैप्टर को थोड़ा आप समझेंगे कि एक्चुअल में फोटो रेस्पायरेशन होता कैसे है और है क्या फोटो रेस्पायरेशन। तो इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं कि जो फोटो रेस्पायरेशन है, इस फोटो रेस्पायरेशंस को समझने के लिए जो C3 और C4 प्लांट में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है ना, उस इम्पोर्टेंट डिफरेंस को हम लोग समझेंगे कि आखिर फोटो रेस्पायरेशन कैसे होता है। फोटो रेस्पायरेशंस को समझने के लिए हमें जो केल्विन पाथवे है, उस केल्विन पाथवे की जो फर्स्ट स्टेप या फिर CO2 फिक्सेशन की जो फर्स्ट स्टेप की विषय में जो थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो जानकारी मुझे लेनी है। तो थोड़ा सा आप कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। एक है फोटो रेस्पायरेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ पहली बात है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन वह रिएक्शंस है, फोटो रेस्पायरेशंस वह रिएक्शंस है जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम की रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में RUBP, किसको RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP CO2 से कंबाइन होता है। किसके साथ कंबाइन होता है? CO2 से। और CO2 से कंबाइन होता है और कंबाइन हो करके ये क्या कर रहे होते हैं? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। आपके NCERT में ऐसा कुछ तरीके से लिखा होगा, RUBP प्लस CO2 जब रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में काम करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स बनता है क्या? 3PGA। ये हुई बात। अब मैं बोलूँ कि सर जी आप रुबिस्को के बारे पहले भी कभी पढ़ाए हैं क्या? बेटा पढ़ाए तो है रे। ये देखो रुबिस्को, ये जो रुबिस्को है ना, ये पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड में जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। कैसा एंजाइम है? तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। अब मैं बोलूँ कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की जो सबसे बने की क्या बताऊँ, इनकी जो विशेषताएं, इनकी जो विशेषता जो है ना इस एंजाइम का, वो ये है कि इसकी एक्टिव साइट CO2 और O2 दोनों से जुड़ सकती है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। यानी कि ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम की जो सबसे ख़ास बात या फिर मैं कहूँ कि इनकी जो विशेषताएं हैं वो ये है कि इसकी जो एक्टिव साइट अगर मैं बोलूँ, एक्टिव साइट्स क्या है कि CO2 और O2 दोनों से जुड़ सकती है। सुनिएगा अल्फाज, ये एक्टिव साइट CO2 और O2 दोनों के साथ जुड़ सकती है, इसीलिए इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसीलिए इसे कहते हैं रुबिस्को। क्या कहते हैं?
इसीलिए इसे कहते हैं रूबिस्को। चलिए ठीक है। अच्छा, रूबिस्को में ऑक्सीजन की कंपेयर में CO2 के लिए जो है ना अधिक एफिनिटी होता है, उसकी जो एफिनिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये है कि ज़रा सा आप इमेजिन करेंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता कि बेटा ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन एंजाइम से बाइंड होगा, यह इनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन एंजाइम से बाइंड होगा, ये मतलब कि कौन से एंजाइम से ये बाइंड होगा, कौन सी एंजाइम से ये बाइंड होगा, ये इनके रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये इनके रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो इसके रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगली बात मैं कहूँ कि साहब जो C3 प्लांट है ना, ये जो C3 प्लांट है ना, ये जो C3 प्लांट है, ये C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन्स, यानी कि मैं कहूँ सम ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन्स रूबिस्को से बाइंड होती है। किसके साथ बाइंड होती है? तो रूबिस्को के साथ बाइंड होती है, इसीलिए CO2 का फिक्सेशन घट जाता है। रूबिस्को के साथ बाइंड होती है, इसीलिए रूबिस्को के साथ बाइंड होता है, इसीलिए CO2 का जो फिक्सेशन है, CO2 का जो फिक्सेशन है, ये फिक्सेशन घट जाता है। देखो ये बता रहा है कि ये घट जाता है ना, CO2 का फिक्सेशन घट जाता है। यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई है ना। अब मैं बात करूँगा कि फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है ना, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे जो होती है ना, ये फोटो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? सर जी, अब बात है कि फोटो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे को। किसको कहते हैं? फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी कि फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे को ही क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ तक के बात क्लियर हो गया? यहाँ तक के बातें क्लियर हो गए? तो अब मैं बात करूँ आपसे थोड़ा, अरे यार हरासमेंट लग रहा है यार। ये जो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे है ना, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे जो है ना, ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में शुगर और ATP का सिंथेसिस नहीं होता है। ये फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में, यहाँ देखिए, शुगर और ATP का जो सिंथेसिस है ना, इनकी जो सिंथेसिस है ना, वो नहीं होता है। शुगर और ATP का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि इसमें ATP के यूज़, बल्कि इसमें क्या होता है? बल्कि इसमें ATP यूज़ होता है, और ATP के यूज होने से ATP के यूज़ होने से
यहाँ पे CO2 रिलीज होते हैं, CO2 रिलीज्ड होते हैं, CO2 रिलीज्ड होते हैं, ठीक है ना। ATP बनता नहीं मगर ATP का यूज़ होता है और यूज़ हो करके वहाँ से CO2 रिलीज होते हैं। स्लाइडें ख़त्म हो गई, मैं थोड़ी स्लाइडें दूसरा ले रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा आप बने रहिए। थोड़ी सी देखिए, अब मैं कहूँ आपसे कि सर जो C4 प्लांट है ना, C4 प्लांट्स में जो फोटो रेस्पायरेशंस है ना, वो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। तो सर फोटो रेस्पायरेशन किस में होता है बेटा? C3 प्लांट में होता है। तो C4 प्लांट, और जब C4 प्लांट में जब फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, इसी के कारण जो है ना, इनमें ऐसा मैकेनिज्म्स होता है जिसमें एंजाइम साइट पर, एंजाइम की जो साइट है ना, उस साइट पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। यानी कि इससे ये पता चला कि साहब जो C4 प्लांट है ना, C4 प्लांट, इस C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। सर जी अगर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है तो इसके कारण से क्या होता है कि बेटा इसमें ऐसा एक मैकेनिज्म्स होता है ना, इसमें ऐसा मैकेनिज्म्स होता है जिसमें एंजाइम की जो साइट है ना, एंजाइम साइट, ये एंजाइम साइट पर, एंजाइम की जो साइट है ना, इस एंजाइम साइट पर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इस CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एरो बता रहा है कि ये बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा तब होता है जब मेसोफिल सेल की जो C4 एसिड है ना, जब मेसोफिल सेल की C4 एसिड और बंडल शीथ सेल में टूटकर CO2 को रिलीज करते हैं, तो इसके परिणाम क्या होता है कि जो CO2 है वो CO2 की इंटरसेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसा कब होता है साहब? ऐसा तभी होता है जब मेसोफिल सेल के जब मेसोफिल सेल के C4 एसिड और बंडल शीथ सेल में टूटता है और टूट करके CO2 को क्या करता है? रिलीज करता है। CO2 को रिलीज करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो CO2 की जो CO2 है ना, इस CO2 की जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है ना, इंटरसेल्यूलर स्पेस बोलूँ या मैं बोलूँ कि इंटरसेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन, ये इंटरसेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये एरो क्या बता रही है कि ये बढ़ जा रही है। इंटरसेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ जाती है। इसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इससे यह माने कि निश्चित है या फिर निश्चित हो जाता है कि जो रोबिस्को है या कार्बोक्सिलेज के रूप में जो फंक्शंस करता है, जिससे इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ये बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर से सुन लो। ऐसा अगर हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप अगर क्या हो रहा है कि इंटरसेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इससे ये निश्चित है, इंश्योर्ड है
कि जो रोबिस्को है वो रोबिस्को ये कार्बोक्सिलेज के रूप में जो फंक्शंस करता है, जिससे इसकी जो ऑक्सीजनेस की जो एक्टिविटी है ना वो एक्टिविटी कम हो जाती है साहब। और दूसरी बात ये है कि सर C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशंस होता है क्या? सर जो ये C4 प्लांट्स है, ये C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशंस होता है क्या? अब लिख दे रहा हूँ इसके मतलब ऐसा नहीं कि होता है, फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी और यील्ड क्यों बेटर होती है। और इसकी सबसे और ख़ास बात ये है कि जो C4 प्लांट है ना, ये C4 प्लांट हाई टेम्परेचर्स को भी, ये देखो, ये हाई टेम्परेचर्स को भी टॉलरेट कर लेता है, हाई टेम्परेचर्स को भी टॉलरेट कर लेता है, मतलब कि कर लेता है साहब। आज ये चैप्टर बिल्कुल एंडिंग में है, समाप्ति की ओर। कुछ क्या है कि फोटोसिंथेसिस की कुछ फैक्टर है, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, थोड़ा सा आप इसे समझ लो। तो इसमें जो पहला इफेक्ट है मैं वो लेता हूँ लाइट, LIGST है ना, लाइट। एक्चुअली होता ये है साहब कि जब हम लाइट को फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर के रूप में लेते हैं, तो हमें लाइट की जो क्वालिटी है या फिर लाइट की जो इंटेंसिटी है या फिर उनकी जो एक्सपोजर टू लाइट की जो ड्यूरेशंस है, इसके बीच डिफरेंस का होना बेहद आवश्यक है, बेहद। यहाँ पे क्या है कि लॉ लाइट इंटेंसिटीज़ पर CO2 फिक्सेशन रेट और उसका जो इंसिडेंट लाइट के बीच जो लीनियर रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, लीनियर रिलेशनशिप है, तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे अफेक्ट कर रहे होते हैं। और हायर लाइट इंटेंसिटी पर इस रेट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होती, क्योंकि अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाती है, ठीक है। लाइट सेचुरेशन फुल सनलाइट के 10% पर होती है, यानी कि ये बात ज़रा अच्छा है कि ये जो है लाइट सैचुरेशन की जो फुल सनलाइट है ना, फुल सनलाइट के 10% पर होता है, फुल सनलाइट के 10% पे होती है, ठीक है। नेचर में लाइट जो है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होती है, एक्सेप्ट तुम ले लो भाई साहब ये पौधे, प्लांट वगैरह, उनकी जो शेड छाया वगैरह है, या फिर डेंस फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो। एक पॉइंट के बाद इंसिडेंट लाइट को भी बढ़ाने से क्लोरोफिल का जो ब्रेकडाउन हो जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस घट जाती है। कभी कभी होता ये कि जो इंसिडेंट लाइट, ये देखिए, ये एक बात और ये दूसरी बात। इंसिडेंट लाइट को जब बढ़ाते हैं, इसके मतलब होता है बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने से ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल
फिल्म ब्रेक कर जाता है। क्या कर जाता है? टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। जिससे क्या होता है मालूम? ब्रेकडाउन होने से क्या होता है कि इनकी जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये फोटोसिंथेसिस ब्रेकडाउन होने से इनकी जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस ये घट जाती है। ये जो है ना, ये एरो बताता है कि ये घट रही है, ये घट जाती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दूसरे में बात करूँ अगर, तो CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए? ठीक है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर, सॉरी CO2 कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि टेम्परेचर। तो मैं ये बताऊँ आपको कि सर इनकी जो दूसरी फैक्टर है वो क्या है, तो क्या है? टेम्परेचर। क्या है? तो वो है टेम्परेचर। ठीक है। तो सर जी जो डार्क रिएक्शन आपने कभी पढ़ा होगा मेरे से, तो डार्क रिएक्शन एंजाइम्स पर डिपेंड होती है। हाँ, ये डार्क रिएक्शंस जो होती है ना, ये देखो, ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड ऑन एंजाइम्स, डिपेंड्स ऑन एंजाइम, यानी कि ये एंजाइम पर डिपेंड होती है। इसलिए टेम्परेचर द्वारा, इसीलिए ये क्या होता है कि कंट्रोल्ड, यहाँ लिखता हूँ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर। इसीलिए ये क्या होता है कि टेम्परेचर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। फिर आपने होता है पढ़ा होगा लाइट रिएक्शन। पहली बात है कि दूसरी बात है, ये है लाइट रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शंस भी टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। कैसा होता है? टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, लेकिन उस पर टेम्परेचर का काफ़ी कम इफेक्ट होता है। लेकिन इस पे टेम्परेचर्स का बहुत ही कम, ये एरो बता रही है कि बहुत ही कम, ये एरो बता रही है कि बहुत ही, ये टेम्परेचर क्या बता रही है कि बहुत ही कम इफेक्ट, क्या बता रही है कि बहुत ही कम इफेक्ट होता है। टेम्परेचर मतलब कि काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम इफेक्ट होता है। स्लाइडे साहब जी, मैं दूसरा ले लेता हूँ। हाँ, स्लाइड दूसरा ले लेता हूँ मैं। देखो, C4 प्लांट हायर टेम्परेचर को, मैंने अभी बताया तुम्हें कि जो C4 प्लांट है वो हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेता है। यानी कि जो C4 प्लांट्स है वो हायर टेम्परेचर्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कि साहब ये जो C4 प्लांट है ना, C4 प्लांट्स, ये C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पर, हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड, हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं और फोटोसिंथेसिस की हाई रेट शो करते हैं। और क्या करते हैं?
और फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की हाई रेट फोटोसिंथेसिस की हाई रेट शो करती है, जबकि C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर्स कम होता है। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स की अगर मैं बातें करूं तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर्स है उनको एडेप्टेड हैबिटाट पर निर्भर करता है विभिन्न और भी अदर। जबकि ट्रॉपिकल प्लांट के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर या टेम्परेट प्लांट्स की तुलना में उसे कंपेयर में बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। यानी कि सर जी जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होता है ट्रॉपिकल प्लांट्स जो होती है इसके लिए जो है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेट प्लांट के थ्रू टेम्परेट प्लांट्स के कंपेयर अधिक होता है। एक और लास्ट फैक्टर में लेता हूं वाटर। मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मिलने के लिए तड़प जाएगी। लाइट रिएक्शंस में वाटर एक रिएक्टेंट की तरह काम कर रहे होते हैं या फिर रिएक्टेंट की तरह होता है कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ना, वो लाइट रिएक्शंस में वाटर एक रिएक्टेंट की तरह होता है। वाटर किस तरह से होता है? तो रिएक्टेंट की तरह होता है। अगर फैक्टर की बात करूँ ना तो फैक्टर के रूप में वाटर का प्रभाव पूरे प्लांट पर पड़ता है, ना कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर। फैक्टर, ये लिखा हूं मैं फैक्टर। ये फैक्टर के रूप में वाटर का जो प्रभाव है, इस वाटर का जो इम्पैक्ट वाटर का जो प्रभाव है ये इंटायर प्लांट पे पड़ता है। किस प्लांट पे? इंटायर प्लांट। इंटायर मतलब कि पूरा प्लांट में, इंटायर प्लांट्स पे पड़ता है, ना कि डायरेक्टली, ना कि मैं बोल रहा हूँ कि ना कि पूरा वाटर का इम्पैक्ट पूरा प्लांट में पड़ता है, ना कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे, ना कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे पड़ेगा, पूरे प्लांट पे इफेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वाटर स्ट्रेस एक होता है भाई, अगली बात है कि जब वाटर का स्ट्रेस होता है ना, वाटर स्ट्रेस, ये वाटर स्ट्रेस जब होता है तो ये वाटर स्ट्रेस क्या करता है मालूम? ये स्टोमाटा को क्लोज कर देता है। क्या कर देता है? स्टोमाटा, वाटर स्ट्रेस क्या करता है? तो स्टोमाटा को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए जो CO2 की अवेलेबिलिटी, इसीलिए जो CO2 है ना, इस CO2 की जो अवेलेबिलिटी घट जाती है। ये एरो बता रहा है कि ये घट जा रही है, ये घट जाती है।
एक बात और मैं बताऊं आपको कि इसके साथ ही वाटर स्ट्रेस से, इसके साथ ही जो वाटर की स्ट्रेस है ना, बहुत गर्मी, वाटर स्ट्रेस है ना, इस वाटर स्ट्रेस से जो लीफ है ना, पत्तियां, ये विल्ट कर जाती है। WILT सर, विल्ट इंग्लिश, मुरझा जाती है, मुरझा जाती है, पत्तियां मुरझा जाती है, जिससे लीफ का सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है कि जो लीफ का जो सरफेस एरिया है ना, इस लीफ का जो सरफेस एरिया है ना, ये एरिया कम हो जाती है। ये एरो बता रही है कि ये कम हो जाती है, ठीक है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी, और क्या, और क्या कम होता है, तो और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और क्या, तो और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाता है भैया। अब मैं आपको बताऊं कि फोटोसिंथेसिस हायर इन प्लांट, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है ना, पूरी तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करते रहे, थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ते रहें, है ना, क्योंकि देखो भाई, पढ़ने से क्या होता है कि एजुकेशन घटता नहीं है, और एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिनका जो डिविडेंस है ना, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक के मिलेगी आपको उसकी मुनाफा। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना, पढ़ने से भाई साहब बहुत कुछ फ़ायदे होंगे रे तेरे, समाज में इज्जत होएंगे, तेरी शोहरत होएगी, तेरी शोहरत बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा मन की पढ़ाई पे ध्यान दे, थोड़ा सा जहन लगा करके पढ़े, याद नहीं होता है, चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, ये सोचो कि अगला कैसे किया, हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।